तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। रोज कहानी आती रहती है, आप लोग सुनते रहते हैं। प्रयास मैं भी कम करता हूं कि कोई ब्रेक वगैरह ना लूं, डेली आपके सामने आता रहूं। आज की जो कहानी है, आज की कहानी शायद इस समय की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। कई लोगों ने मुझसे डिमांड भी की कि आप इस कहानी को कवर कीजिए, क्योंकि साल 2023 का ये शायद पहला सीरियल किलर है जो अभी तक सामने आया है। जब पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरी की पूरी यूपी नया साल मना रही थी, नए साल की चीज़ें हो रही थी, तो दो जगहों से बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आई। पहली खबर दिल्ली से आई, अंजलि वाली केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा यूपी की पुलिस का था। जिस समय सारी दुनिया नया साल मना रही थी, उस समय यूपी की पुलिस पूरी यूपी के रैन बसेरों को खंगाल रही थी। जो भी लोग उसमें सोए हुए थे, बारीकी से उनको चेक कर रही थी, क्योंकि यूपी पुलिस एक वीडियो के सहारे पूरे यूपी में एक सीरियल किलर को खोज रही थी। और आज की कहानी इसी सीरियल किलर की है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक महत्वपूर्ण जानकारी। आपको याद होगा कई महीनों पहले मैंने आपको अजमेर सेक्स स्कैंडल की कहानी सुनाई थी। कहानी जिसमें लगभग सैकड़ों से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ, उनका एमएमएस बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया। न जाने कितने लोगों ने उस वीडियो के सहारे इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करने के बाद फिर से रेप किया। कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, कई लड़कियों ने अपनी जान दी, कई लड़की समाज के डर से, सोसाइटी के डर से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, कई लड़कियों की शादी नहीं हुई। और माना जाता है कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल अजमेर सेक्स स्कैंडल था। ये सारा वाकया जब चलता रहता है, लेकिन अचानक से एक जो रिपोर्टर हैं मदन सिंह, इन तक ये जानकारी पहुंचती है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे अजमेर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जो मदन सिंह थे, उन्होंने बाकायदा, जब किसी ने भी कवर नहीं किया, सारे लोग उस ख्वाजा के परिवार की वजह से, उस कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष की वजह से दबाव में थे, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो इस मदन सिंह ने, माफ़ कीजिएगा इस कहना गलत होगा, इन मदन सिंह जी ने बाकायदा इस रिपोर्ट को कवर किया, सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी, लिहाजा इतना बड़ा स्कैंडल का खुलासा हुआ, मामला कोर्ट में गया। जो सारी चीज़ें हुई, ये कहानी मैंने आपको सुना ली है, तो दोबारा बताना जरूरी नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया, घाव भरते गए। लेकिन अभी साल 2023 में, आज के लगभग 4 दिन पहले एक घटना सामने आई। दरअसल कुछ टाइम पहले जो मदन सिंह थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी रिपोर्ट को छापने के लिए, इसी रिपोर्ट को सबके सामने रखने के लिए। और इस घटना का जो मुख्य आरोपी था सवाई सिंह, वो भी पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी लचर है आपको पता है। बेल पे बाहर होता है, सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। लेकिन इसी 7 जनवरी को मदन सिंह के 2 लड़के, जिनका नाम सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह, इन दोनों ने पुष्कर में इस सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। 7 तारीख को हत्या हुई, 8 तारीख को पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई, तो जो सूर्य प्रताप सिंह हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। जिस पिता ने सैकड़ों लड़कियों की इज्जत बचाई, उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश की, जान को जोखिम में डाल के ये खबर सबके सामने लाई, उस पिता की हत्या होती है और पूरा का पूरा देश खामोश हो जाता है। किसी ने इंसाफ की मांग नहीं की, लिहाजा मुझे बदला खुद लेना था। तो एक बड़ी दर्दनाक बात है कि जिस आदमी ने सैकड़ों लड़कियों के लिए अपनी जान की रिस्क लिया, जान पे खेल के इस रिपोर्ट को सबके सामने लाया, नहीं तो इन लड़कियों का न जाने कब तक शोषण होता। उस आदमी की हत्या होती है और हत्या होने के बाद कोई भी उस आदमी के साथ खड़ा नहीं होता। तो फिर इस मामले में क्या ही कहा जाए। तो बहरहाल ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। अब आते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े मशहूर ज़िले, एक भगवान राम की नगरी अयोध्या, दूसरा उसी से सटा बाराबंकी, इन दोनों ज़िलों की है। कहानी की शुरुआत कब से करूं, कहां से करूं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, चूँकि घटना ज़्यादा दिन के फासले की नहीं है। लेकिन जो सबसे सटीक जानकारी इस घटना की मिली,
जो कहानी का मेन शुरुआत माना जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 17 दिसंबर साल 2022। एक शिववरण नाम का लड़का अयोध्या से सटा एक जगह लगती है राम सनेही घाट। राम सनेही घाट से एक 4 किलोमीटर दूर एक गांव है इब्राहिमाबाद। इब्राहिमाबाद में एक शिववरण नाम का लड़का सुबह सुबह उठता है। उठने के बाद अपनी माँ की तलाश करता है कि माँ कहाँ गई है। उसके पिता बताते हैं कि जो तुम्हारी माँ है, चूँकि घर में शौचालय नहीं है, लिहाजा खेत की तरफ गई हैं, अभी 10-15 मिनट में आ जाएंगी, तब तक तुम जो भी काम हो वो काम कर लो, फिर बैठ के नाश्ता वगैरह करके काम पे निकलते हैं। बेटा भी ये बात मान जाता है। मानने के बाद अपना जो भी डेली रूटीन था उसको करता है। सुबह 8 बजे की ये बात है, 8:30 बज जाता है। अमूमन जो माँ 15-20 मिनट में आ जाती थी खेत से, वह माँ जब नहीं आती तो शिववरण को लगता है कि शायद माँ से कोई मिल गया होगा, माँ उससे बात करने लगी होगी। लिहाजा वो गांव में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलता है। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से पूछताछ करता है कि क्या मेरी माँ को किसी ने देखा है। पड़ोसी कहते हैं कि भाई नहीं देखा। किसी और से भी पूछताछ करता है, कई महिलाओं से पूछताछ करता है, किसी ने भी उस महिला को नहीं देखा था। और जहाँ जहाँ इस महिला की जाने की संभावना थी, जिस घर से इस महिला की अच्छी खासी बैठती थी, उन सारे घरों में शिववरण जाता है। जाने के बाद अपनी माँ के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन माँ का किसी के घर कुछ अता पता नहीं था। शिववरण थोड़ा सा परेशान होता है कि माँ अचानक से सुबह सुबह इस ठंडे के मौसम में कहाँ चली गई। वापस अपने घर आता है, अपने पिता को बताता है कि माँ को अब तक आ जाना चाहिए, गांव में भी नहीं है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, माँ कहाँ गायब हो गई। 8 बजे की माँ गई थी, लगभग 8:45 का वक्त हो जाता है। पिता भी थोड़ा सा परेशान होते हैं, पिता पुत्र दोनों निकलते हैं। शिववरण अपनी माँ को खोजते हुए जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, तब उसे गांव में एक रिश्तेदार दिखाई देता है, जो कि उसके पड़ोसी का रिश्तेदार था। उससे भी आदाब बंदगी होती है, नमस्कार होता है, हालचाल लिया जाता है। वो रिश्तेदार पूछता है कि कहाँ सुबह सुबह दोनों बाप बेटे जा रहे हो। इस पे शिववरण कहता है कि दरअसल मेरी माँ खेत की तरफ गई थी, घंटों हो गए मेरी माँ लौट के नहीं आई। अब ये बात जब वो रिश्तेदार पूछता है और ये शिववरण ये बात बताता है, तो रिश्तेदार कहता है कि अभी 1 घंटे पहले तो मैंने तुम्हारी माँ को उस सड़क के पास देखा था। बाकायदा सारी जानकारी देता है कि तुम्हारी माँ डिब्बा वगैरह लेके जा रही थी। इसके बाद ये दोनों उस सड़क की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद सड़क तक पहुंचते हैं। सड़क के दोनों तरफ खेत था, एक तरफ जंगल था, एक तरफ खेत था। जंगल की तरफ उसकी माँ कभी नहीं जाती थी, लिहाजा ये जो पिता पुत्र थे, शिववरण और उसके पिता, खेत की तरफ जाते हैं। खेत में खोजबीन करते हैं, इधर उधर पुकारते हैं, जहाँ जहाँ संभावना थी कि उसकी माँ जा सकती है वहाँ वहाँ जाते हैं। जाने के बाद आवाज़ देते हैं, अपनी माँ को आवाज़ लगाते हैं। और भी जितनी महिलाएं, जितने लोग खेतों से लौट के आ रहे थे, उनसे ही पूछताछ करते हैं कि क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है या फिर मेरी पत्नी को देखा है। सारे लोग जवाब देते हैं कि नहीं, तुम्हारी पत्नी को या तुम्हारी माँ को तो हमने नहीं देखा। पिता पुत्र दोनों परेशान कि अचानक से माँ कहाँ चली गई। 55-56 साल उम्र थी। खोजबीन करते रहते हैं, छानबीन इधर उधर करते रहते हैं, कभी नीम के पेड़ के पास, कभी झाड़ियों में, कभी उस सरसों के खेत में। तभी 2-4 लड़के और आ जाते हैं, वो भी शिववरण के दोस्त थे, इसलिए शिववरण की माँ को खोजने लगते हैं। तभी अचानक से जो शिववरण के पिता हैं, उनको एक डिब्बा दिखाई देता है। डिब्बे में पानी था और ये डिब्बा उसी माँ का था जिस डिब्बे को वो माँ घर से लेके लौटी थी। अब उस डिब्बे को देखने के बाद एक तरह से जो शिववरण के पिता थे, उनकी होश फाख्ता हो जाते कि डिब्बा तो यहाँ रखा है, डिब्बे का पानी भी वैसे के वैसा है, तो आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। अब हैरान होता है, चौंकता है। चौंकने के बाद इधर उधर नज़रें घुमाता है, तो नज़रें घुमाने के साथ साथ वो देखता है कि उसी डिब्बे से सटा हुआ एक सकरा सा रास्ता बना हुआ है। और रास्ता मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों के खेत पे किसी बोरे को या फिर किसी भारी चीज़ को, किसी लकड़ी को घसीटा गया है। अब आदमी के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आ रही थी कि क्या हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। लिहाजा जो शिववरण के पिता थे, उस निशान का पीछा करते हुए जैसे ही 5-10 मीटर आगे जाते हैं, तो आगे जाने के बाद अचानक से शिववरण के कानों में शिववरण के पिता की चीख सुनाई देती है। इधर ये 4-5 लोग जो गांव के लड़के थे वो भी सुनते हैं। सारे लोग भागते हैं। भागने के बाद पिता के पास जाते हैं और जैसे ही सारे लोग पिता के पास पहुंचते हैं, एक तरह से सबकी हवा खराब हो जाती है।
चूंकि शिवबरन के पिता की गोद में उसकी मां की लाश पड़ी हुई थी, लाश बिल्कुल कपड़े उसके छत बिछत कर दिए गए थे, नाक से, कान से, मुंह से खून आ रहा था। गले में उसी की साड़ी से पल्लू का जो हिस्सा होता है उसे गले में डाल के गांठ मारी गई थी, गला घोटा गया था, पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब ये चीज़ जैसे ही सारे लोग देखते हैं तो कुछ देर के लिए सारे लोग बिना होश के हो जाते हैं, एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। फिर भी जैसे तैसे होश संभालते हैं। फ़ौरन शिवबरन अपने पिता से पूछता है कि क्या माँ के अंदर जान बची है, इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाए। पिता बेचारा रोते हुए कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, माँ की तुम्हारी सांसें टूट चुकी हैं। अब ये सारे लोग लाश को उठाते हैं, उठाने के बाद घर पे लेके आते हैं। जो बेटा शिवबरन है पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस घंटों बाद पहुंचती है। पहुंचने के बाद सारी चीज़ें जो भी थी शिवबरन के पिता से सारी लोगों से पूछती है। पिता बताता है कि उसके पत्नी के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, कान से, नाक से, मुंह से खून गिर रहा था, गले में फंदा लगाया गया था उसी साड़ी से। ये सारी चीज़ें पुलिस वाले एक कागज़ पे नोट करते हैं, कहते हैं कि जिसने मारा होगा उसको खोजा जाएगा। घर वालों को समझा बुझा देते हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट आती है, बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है। बात कहीं ना कहीं आई गई हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस घटना के 13 दिन और बीतते हैं और 30 दिसंबर को उसी राम सनेही घाट से 3 किलोमीटर दूर एक ठिठरहा गांव है। उस गांव में एक दूसरी महिला सेम तरीके से गायब हो जाती है। महिला गायब होती है, घर वाले 29 तारीख को ये गायब हुई थी, किसी काम से बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। जाने के बाद कुछ देर तक नहीं आते, घर वाले खोजने निकलते हैं। थोड़ी देर तक खोजते हैं, लाश नहीं मिलती, या फिर कायदे से कहें वो महिला नहीं मिलती। थाने जाते हैं, थाने जाने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद जब कंप्लेन दर्ज होती है, काफ़ी सारी मशक्क़त पुलिस करती है, गांव वाले करते हैं, आसपास के सारे लोग करते हैं। 29 तारीख को ये मिसिंग कंप्लेन दर्ज होती है। 30 तारीख को एक नाले के पास इस महिला की लाश मिलती है। लाश पे एक भी कपड़ा नहीं था, सेम तरीके से उसका भी गला घोटा गया था। लाश पूरी तरह छत बिछत थी, कान से, नाक से, मुंह से खून गिर रहा था, खून जम चुका था गिरते गिरते। पुलिस वाले लाश को फौरन कब्जे में लेते हैं, चूंकि मामला रेप प्लस मर्डर का लग रहा था। कब्जे में लेने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जब भेजते हैं, और ये मामला चूंकि एक मामला 4 किलोमीटर दूर था, दूसरा मामला 3 किलोमीटर दूर, तो ये मामला जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता दिखाई देता है, तब जाके पुलिस कहीं फौरन हरकत में आती है। मामले में जो एसपी सिंह हैं दिनेश सिंह खुद इन्वॉल्व होते हैं। और जब इन्वॉल्व होते हैं तो दिनेश सिंह को पता चलता है कि सेम तरीके से एक घटना तो 5 दिसंबर को अयोध्या के खुसेटी गांव में हुई थी, और ये घटना भी राम सनेही घाट से मात्र 8 किलोमीटर दूर थी। अब मात्र 5 से अगर 30 तक जोड़ा जाए तो 25 दिन के अंदर 3 महिलाओं को सेम तरीके से मारा गया था, सेम तरीके से उनके साथ गलत काम किया गया था, उनके बॉडी को छत बिछत किया गया था, उनके कपड़ों को फाड़ा गया था। और सारी महिलाएं ऐसी ही थी जो किसी काम से अकेले बाहर गई थी, चाहे वो दैनिक क्रिया हो, चाहे वो फ्रेश होने के लिए, और इन सारी महिलाओं को मारा गया था। और इन सारी महिलाओं में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि इन सारी महिलाओं की 55 से लेके 65 के बीच में थी। अब आमतौर पे लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियां सुरक्षित रहें, कम उम्र की महिलाओं को कहा जाता है कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन बुजुर्गों के साथ अगर ऐसा हो रहा था तो एक तरह से मामला दहलाने वाला था। दिनेश सिंह इन तीनों मामलों को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जांच पड़ताल शुरू करते हैं। और जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करते हैं तभी एक बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ सामने आती है। दरअसल जो दूसरी घटना हुई थी 17 दिसंबर को, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, उसी गांव में इस घटना के महज 200 मीटर दूर 4 जुलाई को एक दूसरी घटना सेम तरीके से हुई थी। एक महिला को सेम तरीके से मारा गया था, उसके कपड़े वगैरह उसके शरीर से गायब थे, उसी की साड़ी से उसी के गले में फंदा लगा था। 4 जुलाई की ये घटना है। घर वाले जब अपने घर की उस महिला की लाश देखते हैं, लाश को सीधा उठाते हैं, घर पे लाते हैं। आसपास के सारे लोग कहते हैं कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाइए, पुलिस कंप्लेन कीजिए, लेकिन जो गांव वाले थे
उनके कहने के बावजूद वो परिवार, समाज, सोसाइटी, इज्जत के डर से इस मामले को दबा लेता है और बॉडी का अंतिम संस्कार करवाते रहा। और ये मामला न कभी पुलिस तक गया, न कभी मीडिया में आया। यानी अगर कायदे से जोड़ा जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर 4 महिलाओं को, और सारी महिलाएं बुजुर्ग थी, उन महिलाओं को कोई ऐसा सिरफिरा था जो उनका रेप कर रहा था, उनको मार रहा था, मारने के बाद वहाँ से गायब हो जा रहा था और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। अब दिनेश सिंह जब ये बात सुनते हैं कि 4 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, करने वाला कौन है, कैसा दिखता है, आमतौर पे कोई भी रेपिस्ट होगा वो कम उम्र की महिलाओं को टारगेट करेगा, लेकिन एक अजीब रेपिस्ट था जो बुजुर्गों को टारगेट कर रहा था, उनका रेप कर रहा था, उनको मार दे रहा था। दिनेश सिंह इन मामलों में छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। तभी अचानक से एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल होता है और वो वीडियो दिनेश सिंह के पास पहुंचता है। दरअसल दिनेश सिंह इस वीडियो में देखते हैं कि कुछ लड़के गांव में बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनको शोर सुनाई देता है। लड़के शोर सुनते हैं, एक महिला बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। लड़के वहां पे जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि एक लड़का उस महिला के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है झाड़ियों में, लेकिन जैसे ही वो लड़का इन लोगों की पैरों की आवाज़ सुनता है फौरन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसी बीच इन लड़कों में से एक लड़का अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद उस लड़के का वीडियो बना लेता है और उस वीडियो में इस लड़के का चेहरा दिख जाता है। अब ये वीडियो जैसे ही दिनेश सिंह के पास पहुंचा तो एक तरह से दिनेश सिंह के हाथों जैकपॉट लग चुका था। दिनेश सिंह इन सारे मामलों में इसे एक इंसान को दोषी मानते हैं। इस समय सारा मीडिया भी इसी इंसान को, इसी लड़के को दोषी मान रहा है। फौरन इस वीडियो के क्लिप्स को वायरल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जगह जगह इस लड़के की फ़ोटो को चस्पा करवाते हैं, बाकायदा इनाम घोषित किया जाता है कि ये जो वीडियो में, इस तस्वीर में जो लड़का 23-24 साल लगभग जिसकी उम्र लग रही है, ये 4 मामलों में सीरियल किलर है। 5 लड़कियों का ये रेप करने वाला था, 4 कर चुका था। लेकिन ये लड़का कौन है, ये लड़का कैसा है, हमें नहीं पता। लिहाजा आप लोग मदद कीजिए, मदद के बदले इनाम लेके जाइए। पुलिस वाले जब तस्वीर वगैरह वायरल करते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद अब मामला सॉल्व हो जाएगा, जो पूरा वाकया है पानी की तरह साफ हो जाएगा, अभी जल्द ही कोई आएगा, इस लड़के के बारे में कोई जानकारी देगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज लास्ट मर्डर के 10-11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले अभी भी छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। मामला धीरे धीरे जब बढ़ता है, एसटीएफ की टीम भी इसमें इन्वॉल्व होती है। 8 पुलिस की अलग अलग टीमें बनती हैं, जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं। और इसी बीच एक खबर आई थी कि ये जो सीरियल किलर है, कथित तौर पे एक और मामला इसके नाम सामने आया था। अगर कहा जाए तो 5 महिलाओं के साथ इसने रेप किया है, मर्डर किया है। एक मामले में ये प्रयास कर रहा था। इन सारे मामलों का जो आरोपी है, लखनऊ के गोमती नगर के एक रैन बसेरे में दिखाई दिया था। एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम फौरन भाग के वहां जाती है। वहां जाने के बाद भी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती रहती है। लेकिन अभी तक, आज 11 तारीख, माफ कीजिएगा, आज 12 तारीख हो गई है, अभी तक इस सीरियल रेपिस्ट का, सीरियल किलर का कुछ भी पता नहीं चला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि जो तस्वीर वायरल हुई है, असल में वही कातिल है या फिर वो कातिल नहीं है। ये सारे मामले, ये सारे वाकया एक ही इंसान ने अंजाम दिए या फिर कई इंसानों ने दिया है? क्या सारे मामलों का जो क्रिमिनल है वो एक ही है या फिर नहीं है? ये क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है, इसका अगला टारगेट कौन है, ये कौन है, कहाँ से आया है? इस बारे में न एसटीएफ को अभी तक कुछ पता चला, न 8 थानों की पुलिस को किसी को कुछ पता चला। बाकी अभी जो होगा, अभी इसमें कुछ रिपोर्ट आना बाकी है। अगर कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जहां पूरी दुनिया साल 2023 में जश्न मना रही थी नया साल का, वहीं यूपी पुलिस की एसटीएफ और बाराबंकी की 8 टीमें पुलिस की एक सीरियल किलर को, एक सीरियल रेपिस्ट को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। अब पुलिस के हाथ सफलता लगती है या नहीं लगती है, उम्मीद है जल्द लगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने सागर के सीरियल किलर की कहानी सुनाई थी। वो तो रॉकी भाई बनने के चक्कर में लोगों को मार रहा था। उसके बाद से सीरियल किलिंग की कोई घटना हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। लेकिन ये 2023 का सबसे नज़दीकी सीरियल किलर है
और मेरे घर से शायद जहाँ पे मैं बैठा हूँ 50-50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप बाराबंकी, लखनऊ या फिर उन सारे इलाकों में देख रहे हैं तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सके तो खुद खोजने को, देखने को कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास ऐसे चेहरे से मिलता हुआ कोई दिखाई दे तो प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन कीजिए। 50-60 हज़ार का लगभग इनाम भी है। बाकी इनाम को तो छोड़िए, समाज सेवा में, देश के हित में भी ऐसा काम कर देना चाहिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को मैं सुनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी मामला अधूरा है, लेकिन उदय जी हैं, काफ़ी बार उन्होंने कहा, मैंने छानबीन की, रिसर्च की, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई किसी न्यूज़ चैनल पे अभी तक मैंने देखी भी नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपको अगर उम्मीद है कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।